Good morning. Okay, so let's start our today's class. What we have completed the day before yesterday? Let's do a quick revision. फटाफट कौन से टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए थे? Process of labor, 4 P's, Okay, attitude, 4 life, P's. presentation, the Okay, fetal position. yes. So we have started new chapter, that is labor and birth. The priority concepts are oxygenation and perfusion. फिर हमने process of labor देखा था. What is labor? What do you mean by labor? The coordination Involuntary contract. हाँ, जो contractions आते हैं, that is labor. And what is birth? जब बेबी Event डिलीवर of होता है, हाँ, जो बेबी डिलीवर होता है उसको बर्थ बोलते हैं. सो बर्थ और लेबर के लिए 4 P's इंपॉर्टेंट है. विच आर दे? power, power, passage, passageway, passenger, and psyche. यस. पावर का मतलब क्या? Uterine contract. कॉन्ट्रैक्शन में जो स्ट्रेंथ हो. हाँ, यस, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस है वो पावर है. सो अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होगा, पावर की वजह से क्या दो चेंजेस देखने को मिलते हैं? effacement and dilation. Assessment, डायलेशन. यस, इफेसमेंट एंड डायलेशन. इफेसमेंट मतलब cervix में length Short and थोड़ी thick. short and है. thick. हाँ, सर्विक्स शॉर्ट होता है और थीन हो जाता है. एंड डायलेशन मतलब सर्विक्स डायलेट होता है 10 सेंटीमीटर तक. पैसेज वे मतलब क्या? જે આખો વે છે બેબીને બહાર આવવા માટેનો. यस, जो रास्ता है. सो पूरी पेल्विक जो कैविटी है, पेल्विस है, बोनी पेल्विस, फिर वजाइना, सर्विक्स, आउटर ओपनिंग ऑफ वजाइना, सो वो पूरा पैसेज वे है. व्हाट इज पैसेंजर? ફીટસ પ્લેસેન્ટા મેમ્બ્રેન્स. यस, जो भी कंसेप्शन प्रोडक्ट्स है, फीटस, प्लासेंटा और एमनियोटिक मेम्ब्रेन, वो सारे पैसेंजर्स हैं. एंड व्हाट इज साइकी? emotional response ऑफ अ to labor, बेबी. mother. No, मदर mother. का इमोशनल रिस्पॉन्स कैसा है? यस, अगर मदर इमोशनली स्ट्रांग होगी, वी अंडरस्टैंड देयर इज एंजाइटी एंड फियर इन मदर, बट मदर हैज टू स्टे स्ट्रांग, तभी वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो पाएगी. नेक्स्ट हमने देखा एटीट्यूड. एटीट्यूड मतलब Diameters. नो, नो डायमीटर्स. Fetal ના body parts એકબીજા જોડે કેવી રીતે accommodate થાય. हाँ, यस, द रिलेशनशिप ऑफ फीटल्स फीटस ओन बॉडी पार्ट्स टू वन अनदर. फीटस के जो बॉडी पार्ट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे है? सो नॉर्मल एटीट्यूड इज ફ્લેક્શન. एंड एबनॉर्मल एटीट्यूड इज एक्सटेंशन. एक्सटेंशन. बेबी फ्लेक्स नहीं है. नेक्स्ट हमने देखा लाई. लाई का मतलब क्या? किस दोनों चीज का रिलेशनशिप? ओके, पोजीशन. बट मतलब कैसे पोजीशन? બેબીનું સ્પાઇન અને Spine of મધરનું fetus સ્પાઇન and કઈ spine રીતે of એકબીજા. pregnant. रिलेशन ऑफ मदर्स स्पाइन एंड बेबीज स्पाइन. अगर दोनों की स्पाइन पैरेलल है तो वो कौन सी लाई कहलाएगी? लॉन्जिट्यूडनल दोनों, हाँ, लॉन्जिट्यूडनल और एल्स वर्टिकल. दूसरा વર્ટિકल. वर्टिकल. उसमें मदर की और बेबी की दोनों की लाइन पैरेलल होती है, स्पाइन सेम डायरेक्शन में होती है. और अगर लाई लॉन्जिट्यूडनल लाई है तो प्रेजेंटेशन कैसा हो सकता है? देयर माइट बी हेड हो तो સિમ્પેલિક. सिर्फ एलिगेंट સિમ્પેલિક અને बट બ્રિજ. ब्रीच. Breech. यस. नेक्स्ट लाई है कि मदर की स्पाइन से बेबी की जो स्पाइन है वो फीटस की स्पाइन है वो 90 डिग्री है या फिर परपेंडिकुलर है, ऐसा बोल सकते हैं. तो उसको कौन से बोलेंगे? लाई. ट्रांसफर. ट्रांसवर्स लाई और हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल लाई. यस. और ट्रांसवर्स लाई होगी तो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो पाएगी? नो. नहीं. No. टू गो फॉर सीजेरियन. हाँ, अगर ट्रांसवर्स है एंड बेबी कंप्लीटली उसमें फिट नहीं हो गया है, डिसेंट नहीं हो गया है, तो डॉक्टर्स मैन्युअली उसको रोटेट करेंगे और वो हो जाएगा तो डिलीवर कर सकता है. बट अगर वो फिट हो गया है, डिसेंट हो गया, वहां पर स्टक हो गया, सो वो मूव नहीं कर पाएगा एंड वी कैन नॉट गो फॉर वजाइनल डिलीवरी. नेक्स्ट हमने देखा प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन मतलब क्या? Fetus પેલો નો part જે બી જે બેબીનો presenting દેખાય. part એ પહેલ hind leg.
यस, कौन सा पार्ट बेबी का पहले एंटर हो गया है, मतलब डिसेंट हो गया है, नीचे आ गया है पेल्विस में। सो इट कुड बी फर्स्ट सिफेलिक। सिफेलिक मतलब हेड आउट। हाँ, हेड पे हेड आ गया। सिफेलिक के भी डिफरेंट टाइप्स है, वर्टेक्स, मिलिट्री, ब्रो एंड फेस। तो उसका मतलब क्या, वर्टेक्स मतलब वर्टेक्स मतलब बेबी कंप्लीटली फ्लेक्स है, बेबी का जो फ्रंटल, सॉरी नॉट फ्रंटल, जो पैराइटल बोन है वो दिख रहा है, बेबी का हेड एकदम फ्लेक्स है। मिलिट्री मतलब मिलिट्री मतलब उसको हम सिंसीपुट भी बोलते हैं। व्हाट इज दैट? नॉर्मल करता थोड़ू हશે। यस, बेबी का हेड ऐसे एक्सटेंडेड होगा, कंप्लीटली फ्लेक्स नहीं होगा, तो आपको सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। बट जैसे ही आप पीवी करोगे तो आपको पहले क्या दिखेगा? सिंसिपुट। व्हाट इज दिस? हाँ, सो एंटीरियर सूचर्स जो होते हैं, एंटीरियर फोंटानेल्स होते हैं, और फोरहेड का थोड़ा पोर्शन आगे का पार्ट दिखेगा आपको। व्हाट इज ब्रो? ब्रोसिफेलिक प्रेजेंटेशन। એમાં પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ બેબીનો બ્રો દેખાશે આઈબ્રો। यस, फोरहेड होगा, आईब्रोज, और ये फोरहेड का पार्ट दिखेगा। एंड व्हाट इज द फेस सिफेलिक प्रेजेंटेशन? એમાં પ્રેઝન્ટિંગ પાર્ટ ફેસ દેખાશે આખો। हाँ, पूरे फेस के ऑर्गन्स लाइक आईज, नोज, माउथ, ये सब दिखेगा। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिफेलिक प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमने देखा ब्रीच। ब्रीच में मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होगा? बटक्स। Buttocks होगा। Okay, there are different variations of breech presentation also. The first is हाँ चलो। frank। पुगलिम। ફ્રેન્ક frank, तो frank मतलब कैसा होगा बेबी? फ्रैंक में कैसा होगा? फ्लेक्स्ड पूरा होगा हेड अप साइड फ्लेक्स हो जाएगा। हाँ, बेबी बेबी फ्लेक्स नहीं है, बट बेबी के लेग्स कैसे है, पूरे एलिवेट होके हेड तक चले गए हैं, नॉट इन द फ्लेक्स पोजिशन। यू कैन सी हियर, दिस इज फ्रैंक ब्रीच। कंप्लीट ब्रीच में क्या होगा? पूरा फ्लेक्स चल એમાં रहा है। ફ્લેક્સ हाँ, થશે પણ બહુ એલિવેટ નહીં હોય। यस, कंप्लीटली फ्लेक्स्ड है, लेग्स भी ऐसे फ्लेक्स्ड है, नॉट एलिवेटेड। जो नॉर्मल वर्टेक्स पोजीशन होती है वैसे ही नॉर्मल ब्रीच पोजीशन है, तो कंप्लीटली ब्रीच है। फुटलिंग ब्रीच मतलब ફૂટ બાર્स फ्लोटिंग हाँ, कर पगा। यस, एक लेग पहले निकल जाएगा, फुट पहले दिख रहा है, सो फुटलिंग ब्रीच। नेक्स्ट, शोल्डर में क्या चीजें दिख सकती है? शोल्डर प्रेजेंटेशन हो तो क्या क्या चीजें आपको दिख सकती है? एब्डोमिनल। बैक। यस, आर्म। यस, या एंड वन साइड भी दिख सकती है। यस, फिर हमने देखा प्रेजेंटिंग पार्ट। प्रेजेंटिंग पार्ट मतलब ये जो हमने डिफरेंट टाइप्स देखे, प्रेजेंटेशन सिफेलिक, ब्रीच और शोल्डर हो सकते हैं, बट उसमें भी प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो सकते हैं? सो फुट हो सकता है। देन हमने देखा था कि एंटीरियर फॉन्टानेल, ब्रो, फेस, आर्म। सो दिस आर द प्रेजेंटिंग पार्ट जो आपको पहले दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज प्रेजेंटिंग पार्ट। पोजिशन मतलब, पोजिशन का मतलब क्या? ये भी पोजीशन का ही है। ओके, सो हम किसका रिलेशन चेक करते हैं? pelvis ના લેન્ડમાર્ક નું અને જે लैंडमार्क પ્રેઝન્ટિંગ में પાર્ટ हो। છે हाँ, जो मदर का पेल्विस है उसके लैंडमार्क्स के अकॉर्डिंग जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है वो कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑसिपुट है, जो नॉर्मल सिफेलिक वर्टेक्स प्रेजेंटेशन है उसमें ऑसिपुट दिखता है पूरा, ये पैराइटल का, ये पीछे का पूरा वहां से दिखेगा। सो ऑसिपुट बेबी का कौन सी डिरेक्शन में है? सो एंटी, दिस इज एंटीरियर, दिस इज पोस्टीरियर, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, बट ये जो डिरेक्शन है दैट इज ट्रांसवर्स। सो अगर बेबी का ऑसिपुट मदर की राइट तरफ है, कंप्लीटली राइट तरफ है, सो इट इज कॉल्ड एज राइट ऑसिपुट और ट्रांसवर्स। व्हाट आर द अदर पोजीशंस? લેફ્ટ ઓક્સિપિટલ ટ્રાન્સફર્સ ओके, ફેમિના लेफ्ट ऑसिपुट और ट्रांसवर्स, देन ROA and LOA occipital anterior right side and occipital anterior left. ओके, आरओए, एलओए, देन
ROP and यस, आरओपी एलओपी, ये तो हमने ऑसिपुट का देखा। देयर आर डिफरेंट प्रेजेंटेशंस आल्सो। अगर फेस प्रेजेंटेशन है तो हम उसको क्या बोलते हैं इन दिस टर्मिनोलॉजी? जीन मैंटम। मेंटम। हाँ, तो mentum. ओ की जगह क्या लिखोगे आप? एम लिखोगे कि मेंटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सो इट कुड बी आरएमटी, आरओ, आरएमपी, राइट मेंटम, it could be right mentum transverse, right mentum posterior, LMP, LMT, LMA एंड RMA। सो सिर्फ ओ जो बीच वाला वर्ड है ऑसिपुट की जगह मेंटम हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिसाइड द पोजीशन। जो भी उसका प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो उसको आप मदर के पेल्विस के अकॉर्डिंग चेक करते हो। सो वर्टेक्स प्रेजेंटेशंस ऑलरेडी हमने इमेज में देख लिए थे। फेस प्रेजेंटेशंस में आरएमए, एलएमए, आरएमपी एटसेट्रा। ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो हम सैक्रम देखते हैं, तो उसमें भी सिर्फ बीच वाला जो पोर्शन होता है वो आपको चेंज करना होता है। आरएसए, एलएसए, आरएसपी, एलएसपी। सो डिफरेंट ऐसे टाइप्स है। एंड अदर प्रेजेंटेशंस आर आल्सो देयर, ब्रो है, शोल्डर है, तो जो भी ऑर्गन प्रेजेंटिंग पार्ट है उससे आप चेक कर लोगे। अंडरस्टूड? यहाँ तक किसी को कोई डाउट था? नो मैम। ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेशन। स्टेशन मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय स्टेशन? જે પેલ્વિસ માં છે અને ઇશિયલ સ્પાઇન ડિસાઇડ કરવામાં આવે છે, પ્લસ હોય તો મતલબ લેબર પ્રોગ્રેસ કરે છે એવું બતાવો. यस, सो हमें पेल्विस का स्ट्रक्चर पता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस। ऐसे पेल्विस ऐसा स्ट्रक्चर होता है। सो हम ऊपर से देखें तो नीचे की तरफ पूरा जो इशियम होता है, वी नो कि देयर इज, ये इलियम है, फिर ये प्यूबिस है, और नीचे का बोन जो होता है ये वो इशियम होता है। सो इशियम वहां पर एक ऐसे स्पाइन जैसा होता है, अंदर की तरफ ऐसे दोनों तरफ आपको दिखेगा। सो दिस इज इशियल स्पाइन। सो इशियल स्पाइन अगर हम नीचे से देखें, मदर के वजाइना की तरफ से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, देयर आर इशियल स्पाइन। तो ये हम उसको जीरो स्टेशन बोलते हैं। इस्चियल स्पाइन पर है बेबी मतलब जीरो स्टेशन। अगर इस्चियल स्पाइन से ऊपर है, टुवर्ड्स द एब्डोमेन, टुवर्ड्स द इनलेट ऑफ द पेल्विस, तो हम उसको नेगेटिव तरफ ले जाएंगे। अगर इस्चियल स्पाइन से नीचे है मतलब टुवर्ड्स द वजाइना, बाहर की तरफ है, तो हम उसको पॉजिटिव साइड ले जाएंगे। सो दिस इज द स्टेशन। बेबी कहाँ पर है, अंदर है, बाहर आ रहा है, कितना आ रहा है, सो उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं। सो द मेजरमेंट ऑफ द प्रोग्रेशन ऑफ द डिसेंट, डिसेंट मतलब नीचे आना। सो कितना नीचे आ रहा है बेबी इन द सेंटीमीटर्स अबोव और बिलो द मिड प्लेन फ्रॉम द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ द इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन, यहाँ पर इशियल स्पाइन है और बेबी का हेड यहाँ पर है, एग्जैक्ट एट द इशियल स्पाइन, तो हम उसको जीरो स्टेशन बोलेंगे कि बेबी अभी जीरो स्टेशन पर है। अगर उतना डिसेंट नहीं हुआ है, इशियल स्पाइन से ऊपर है उसका प्रेजेंटिंग पार्ट, तो हम उसको माइनस स्टेशन में बोलेंगे, नेगेटिव स्टेशन में बोलेंगे। और इशियल स्पाइन से आगे आ गया है बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट, तो हम उसको पॉजिटिव साइड लेंगे। सो स्टेशन जीरो मतलब एट द इशियल स्पाइन बेबी का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, हेड, बटक्स जो भी है, वो इशियल स्पाइन पर ही है अभी, तो वो स्टेशन जीरो है। अबोव द इशियल स्पाइन दैट इज माइनस स्टेशन। सो जीरो के ऊपर ऐसे -1, -2, -3 ऐसे दिखते हैं। अगर -1 लिखा है सो मतलब 1 सेंटीमीटर इज अबोव द इशियल स्पाइन। -2 लिखा है सो 2 सेंटीमीटर पीछे है, अभी नीचे नहीं आया है, देयर इज 2 सेंटीमीटर रिमेनिंग। -3 लिखा है सो अभी 3 सेंटीमीटर इशियल स्पाइन से ऊपर है, वो हम सेंटीमीटर्स में कंसीडर करते हैं। प्लस स्टेशन मतलब बिलो द इशियल स्पाइन। सो ऐसा लिखा हो कि बेबीज हेड एज डिसेंडेड टू +4 स्टेशन, मतलब इशियल स्पाइन से 4 सेंटीमीटर बेबी आगे निकल गया है, 4 सेंटीमीटर बेबी आगे आ गया है। तो उसमें भी +1, +2, +3, +4, हर में 1-1 सेंटीमीटर ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो जितना आपको क्वेश्चन में दिया गया हो कि बेबीज प्रेजेंटिंग पार्ट इज एट +4 स्टेशन, -1 स्टेशन, तो उतना आपको समझना है। +4 स्टेशन मतलब इस्चियल स्पाइन से 4 सेंटीमीटर आगे है, -1 स्टेशन मतलब 1 सेंटीमीटर पीछे है। अंडरस्टूड? Yes. यस और नो? ओके, Yes. नेक्स्ट इज एंगेजमेंट। Yes, engagement मतलब क्या? When the widest diameter of the presenting part has passed the inlet corresponds to a zero station. Engagement हो जाना मतलब जीरो स्टेशन पर आ जाना। बेबी का जो भी लार्जेस्ट पार्ट डायमीटर था वो पूरा इनलेट में आ गया है। वी नो कि ये पेल्विस के जो विंग्स है, विंग्स के ऊपर का जो है वो फॉल्स पेल्विस कहलाता है।
फॉल्स पेल्विस के बाद ये जो इनलेट होती है, ऐसे ब्रीन इनलेट, देन कैविटी एंड देन नीचे का आउटलेट होता है. सो फॉल्स पेल्विस के अंदर अभी एंटर हो गया है, जो भी उसका वाइडेस्ट, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट था, हेड था, तो हेड का जो भी वाइडेस्ट डायमीटर है वो इनलेट के अंदर आ गया है, मतलब बेबी एंगेज हो गया है. एंड इट इज मूविंग टूवर्ड्स जीरो स्टेशन. सो जीरो स्टेशन तक आ गया है, हेड अंदर आ जाएगा तो ischial स्पाइन तक आ जाएगा. तो दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट. जब बेबी एंटर हो जाता है इनलेट में, नॉट इन द विंग्स, इनलेट में एंटर हो जाता है, सो हम उसको एंगेजमेंट बोलेंगे. अंडरस्टूड? यस और नो? Yes. Yes, ma'am. ओके. नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ लेबर. यस, वी नो कि लेबर, हमने ऑलरेडी स्टडी किया था कि लेबर जो होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, सो देयर आर डिफरेंट स्टेप्स. फर्स्ट इज एंगेजमेंट. पहले नॉर्मली 36 वीक्स में ही डिसेंट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर जैसे ही इनलेट में आ जाएगा देयर विल बी एंगेजमेंट. एंगेजमेंट होने के बाद बेबी और नीचे आना स्टार्ट करता है, सो दैट इज डिसेंट. देन after descent there is a flexion, internal rotation, extension, restitution, external rotation and explanation. Let me show you video, तो आपको easily idea आ जाएगा कि what is mechanism of labor. Just a minute. Can you hear the audio? Yes, ma'am. Yes. Today we will be describing the mechanisms of labour. The baby will be in a cephalic longitudinal lie, which is the most common presentation. Engagement. Engagement is when the largest diameter of the fetal head fits into the largest diameter of the maternal pelvis. As the fetal head engages, the head moves towards the pelvic brim in either the left or right occipito-transverse position, so the widest part of the head fits through the widest part of the pelvic inlet. Descent. Here the baby descends through the pelvic inlet towards the pelvic floor. Descent occurs because of uterine contraction, pressure of the amniotic fluid, and voluntary contraction of the abdominal muscles by maternal effort. Flexion. As the fetus descends, its head comes into contact with the pelvic floor. This causes flexion of the fetal neck, chin to chest. Can you see? आप उसके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ बेबी की मूवमेंट्स भी देखो हेड की, कि पहले एंगेजमेंट हुआ, फिर बेबी और डिसेंट हुआ एंड देयर इज अ फ्लेक्शन. जैसे ही नीचे आ रहा है बेबी, उसका हेड फ्लेक्स हो रहा है. ऑलरेडी बेबी फ्लेक्स पोजीशन में था बट ज्यादा फ्लेक्शन हो रहा है. सो अलोंग विद द डिस्क्रिप्शन आप बेबी की जो हेड की मूवमेंट्स है, फीटस की हेड की मूवमेंट्स, वो भी देखो कि कैसे हो रहा है. व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन, व्हाट इज रेस्टिट्यूशन, एक्सटर्नल रोटेशन, वो क्या हो रहा है वो भी आप उसके साथ साथ देखो. Allowing the presenting part of the fetus to be suboccipitobregmatic. This creates a smaller diameter for the passage through the pelvis.
Internal rotation. The pelvic floor has a gutter shape with a forward and downward slope. This allows the head to eventually rotate from the left or right occipito-transverse position 90 degrees medially to an occipito-anterior position to lie under the suprapubic arch. This eventually results in crowning. Crowning is clinically noted when the head no longer retreats after contractions and becomes visible at the vulva. Extension. Here, the occiput slips beneath the suprapubic arch, causing extension of the fetal head. As this extension occurs, the fetal head pushes against the perineum, causing it to stretch. External rotation and restitution. The head externally rotates to face the right or left medial thigh of the mother. At the same time, the shoulders are also rotating from a transverse position to an anterior-posterior position to realign 90 degrees with the head. This realignment is called restitution. Delivery of the shoulders and body. The midwife applies downward traction to the fetal head to assist the delivery of the anterior shoulder below the suprapubic arch. This is followed by upward traction, assisting the delivery of the posterior shoulder. The baby can then be delivered. Before labour, the baby can be in a number of different positions. These positions could be predicted by a thorough pregnant abdominal examination. In a longitudinal presentation, the baby could either be breech or cephalic. In cephalic, the baby could be occipito-anterior and move clockwise. Right occipito-anterior, right transverse, right occipito-posterior, occipito-posterior, left occipito-posterior, left occipito-transverse, left occipito-anterior, and back to the start, occipito-anterior. The baby could also be in the following two transverse positions: a right transverse position and a left transverse position. Less commonly, the baby could be in an oblique position, right or left. Today we have described the mechanisms of labour and the positions of the baby in the pelvis. To summarise, Understood about the mechanism of labor? Online students? Yes, ma'am. Okay, so let's study the descriptive part. Okay, so first step in the mechanism of labor, that is engagement. Engagement मतलब क्या? જે fetusનો diameter છે એ pelvic ના diameter માં enter થાય. Enter, yes. Entry हो रही है उसके अंदर fit हो रहा है, so that is engagement. Engagement is the mechanism whereby fetus nestles into the pelvis. Fetus pelvis में अंदर आ गया है अभी. Engagement occurs when the presenting part reaches at the level of ischial spine. बेबी अंदर आ गया है, so जो भी presenting part है वो zero station पर आ जाएगा. जीरो स्टेशन की तरफ जा रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज एंगेजमेंट. एंगेजमेंट हो गया पर उसको बाहर निकलने के लिए और नीचे आना पड़ेगा. सो आफ्टर एंगेजमेंट देयर इज अ डिसेंट. नो डाउट इन एग्जामिनेशन आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर के कौन से मैकेनिज्म है वो आपको नहीं पूछने वाले हैं. दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ लेबर पता चलेगा तो आपको आगे उसके रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स कॉन्सिक्वेंसेस है तो आपको समझ में आएगा. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि व्हाट इज दिस. इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में. Descent मतलब और नीचे आना. Descent is the process that the fetal head undergoes and it begins its journey through the pelvis. धीरे धीरे बेबी का जो फीटस का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हेड का एग्जांपल लिया है, सो हेड और आगे जा रहा है, उसकी जर्नी स्टार्ट कर रहा है पेल्विस की तरफ और बढ़ने के लिए. डिसेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. एक बार एंगेजमेंट हो जाता है फिर डिसेंट कंटिन्यू चालू ही रहता है. सो डिसेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्रॉम बिफोर एंगेजमेंट until birth. Descent engagement से पहले स्टार्ट हो जाता है. क्यों? बिकॉज एट 36 वीक्स
हमें पता है कि मदर को लाइट फील होता है, तो वो लाइट फील कैसे हुआ? बेबी जब एब्डोमेन में था, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ था, तो वो इजीली फ्लोट कर रहा था। आफ्टर 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन बेबी अभी नीचे आ रहा है धीरे धीरे, एंड वो एंगेज कर जाएगा। एंगेजमेंट होने के बाद भी डिसेंट चालू रहता है। तो डिसेंट प्रोसेस एंगेजमेंट से पहले स्टार्ट हो जाती है, एंड जब तक उसका बर्थ नहीं होता तब तक वो डिसेंट प्रोसेस चालू ही रहती है, बेबी नीचे आता ही रहता है। एंड इज असेस्ड बाय द मेजरमेंट कॉल्ड स्टेशन। कितना डिसेंट हुआ है, कितना नीचे आया है, सो उसको हमें स्टेशन से पता चलेगा। नेक्स्ट इज फ्लेक्शन। थर्ड स्टेप इज फ्लेक्शन। सो बेबी को बाहर निकलने के लिए थोड़ा फ्लेक्स होना पड़ेगा, तो ही वो इजिली बाहर आ पाएगा। सो फ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ नॉडिंग द फीटल हेड फॉरवर्ड एंड टुवर्ड्स द फीटल चेस्ट। नो फ्लेक्शन मतलब क्या? तो फीटस का हेड हुए ऐसे नॉड हो रहा है टुवर्ड्स द फीटल चेस्ट, चेस्ट की तरफ और मूव हो गया है, फ्लेक्स हो गया है। नेक्स्ट इज इंटरनल रोटेशन। Internal rotation of the fetus occurs most commonly from the occipito-transverse position assumed at the engagement into the pelvis to occipito-anterior position while continuously descending. Yes, हम pelvis देख रहे हैं आगे की तरफ से। You can see here कि ये pelvis है, दिस इज द pelvis, ऐसे pelvis होता है। दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, यहाँ से हम देखें। सो जो बेबी का हेड है वो ऑसिपुटो ट्रांसवर्स की तरफ से धीरे धीरे ऑसिपुटो एंटीरियर की तरफ होता है। वी नो कि 1/3 पोर्शन इंटरनल रोटेशन होगा। अगर बेबी राइट साइड है तो राइट साइड से सेंटर की तरफ, एंटीरियर की तरफ मूव करेगा। अगर बेबी लेफ्ट साइड है तो कौन सी तरफ मूव करेगा? दिस इज सिम्फाइसिस प्यूबिस। बेबी का हेड राइट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स था, तो धीरे धीरे मूव होके ऑसिपुटो एंटीरियर में आ गया। तो लेफ्ट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स हो, लेफ्ट ऑसिपुटो ट्रांसवर्स है, तो उसमें कौन सी पोजीशन होगी? 1/3 मूव करेगा, तो कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? पीछे की तरफ मूव करेगा कि एंटीरियर की तरफ? एंटीरियर की तरफ। एंटीरियर की तरफ। यस, सो ये चीज याद रखनी है, बेबी को डिलीवर होने के लिए ऑसिपुटो एंटीरियर पोजीशन ही लगती है। सो अगर वो राइट साइड है तो उसका हेड मूव होके एंटीरियर साइड आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड है तो भी उसका हेड मूव करके एंटीरियर तरफ ही आएगा। सो एंटीरियर पोजीशन में बेबी एनी हाउ मूव करके आ जाता है for the delivery. So internal rotation of the fetus occurs most commonly from the occiputo transverse, जो भी है, राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, दोनों साइड से एंटीरियर तरफ ही वो मूव करता है। उसका हेड ऐसे टर्न करेगा और 1/3 ऐसे टर्न होता है। अगर बेबी 1/3 ऐसे टर्न करता है, सो देयर इज अ ट्वीचिंग इन द नेक। सो जैसे ही बेबी का हेड बाहर आ जाता है, देयर इज अ रेस्टिट्यूशन, वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, बिकॉज बेबी ने उसका हेड ऐसे मूव किया था। सो ऐसी पोजीशन में बेबी नहीं रख पाएगा। जैसे ही वो डिलीवर होता है वो नॉर्मल रेस्टिट्यूशन हो जाता है। सो ऑसिपुटो ट्रांसवर्स पोजीशन में से वो एंटीरियर पोजीशन में आता है, व्हाइल कंटिन्यूअसली डिसेंडिंग। वो चालू तो है, डिसेंड तो हो रहा है, पर ऐसे मूवमेंट हो रही है। आफ्टर इंटरनल रोटेशन देयर इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन मतलब बेबी ऐसे अभी बाहर निकलेगा, उसकी जो नेक है ऐसे फ्लेक्स थी, उसकी जगह से ऐसे ओपन होगी, एक्सटेंशन होगा। So extension enables the head to emerge when the fetus is in the cephalic position. Yes, बेबी सिफेलिक पोजीशन में है, हेड नीचे है, तो जैसे ही ऐसे उसको जगह मिल जाएगी बाहर आने के लिए, तो अपना हेड ऐसे एक्सटेंड कर देगा बेबी। देयर विल बी फ्लेक्शन में से एक्सटेंशन हो जाएगा, एंड एक्सटेंशन बिगिंस आफ्टर द हेड क्राउन्स। एक्सटेंशन कब होता है? आपको बेबी दिख रहा है कि बेबी आ रहा है, क्राउनिंग हो गया, इतना पोर्शन आपको दिख गया, अभी बाहर। क्राउनिंग कहां पर होता है? नॉट एट द सर्विक्स, आपको वजाइना में बाहर दिख रहा है, एक्सटर्नल जो वजाइनल ओपनिंग है वहां से आपको हेड दिखा, एंड हेड दिखने के बाद, क्राउनिंग होने के बाद, देयर इज एक्सटेंशन। Extension is complete when the head passes under the symphysis pubis and the occiput, and the anterior fontanelle brow face and chin passes over the sacrum and coccyx over the perineum. Yes, extension complete कब होता है? कि हमने देखा कि जो symphysis pubis आगे की तरफ उसका ऑसिपुट होगा, पीछे का पार्ट होगा, दिस इज द सिम्फाइसिस प्यूबिस, एंड बेबी का पीछे का पार्ट ऑसिपुट सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ होता है, बट उसके आईज, आईब्रो, नोज, चीन, फेस कौन सी तरफ होगा? मदर की सैक्रम की तरफ होगा। वी नो द स्ट्रक्चर ऑफ पेल्विस, पीछे ये जो सैक्रम और कॉकिक्स होता है, तो वहां पर उसका फेस होता है। सो सारी चीजें वजाइना की बाहर आ जाएगी, देन वी कैन कॉल इट कि हाँ कंप्लीटली एक्सटेंशन हो गया, मतलब यहाँ तक बेबी पूरा बाहर निकल गया है फ्रॉम द वजाइना। नेक्स्ट इज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन मतलब जो नॉर्मल पोजीशन थी, हमने देखा था
कि देयर इज ऐसे इंटरनल रोटेशन किया था बेबी ने, फिर वो बाहर निकला था, तो उसको नॉर्मल वापस तो होना पड़ेगा। सो रेस्टिट्यूशन इज द रीअलाइनमेंट ऑफ द फीटल हेड, फीटल का हेड वो वापस से जैसी अलाइनमेंट थी वैसे रीअलाइन हो रहा है, वो रोटेशन हुआ था वो नॉर्मल हो रहा है विद द बॉडी आफ्टर द हेड इमर्जेस। जैसे ही हेड ऐसे बाहर निकला, एक्सटेंशन हुआ, थोड़ा रोटेशन था, तो वो नॉर्मल हो गया। जो हम बोलते हैं कि ट्विस्ट हुआ था वो खुल गया, ट्विस्टिंग ओपन हो गया। सो दैट इज कॉल्ड एज रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन होने के बाद अभी बेबी का हेड नॉर्मल हो गया है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग। पहले कैसा था, शोल्डर ऐसे थे, हेड ऐसा था। नाउ रेस्टिट्यूशन होके बॉडी से अलाइन हो गया है फीटस का हेड। उसके बाद होता है एक्सटर्नल रेस्टिट्यूशन रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होगा, द शोल्डर एक्सटर्नली रोटेट्स आफ्टर द हेड इमर्जेस एंड द रेस्टिट्यूशन अकर्स सो दैट द शोल्डर्स आर इन एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द पेल्विस। यस, दिस इज द पेल्विस। अभी बेबी का अभी शोल्डर कैसे है, दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है, एक शोल्डर राइट साइड है, एक शोल्डर लेफ्ट साइड है। सो बेबी का हेड जैसे ही बाहर निकलता है, पूरा ना उसकी नेक में सिर्फ मूवमेंट नहीं होगी, पूरा बेबी मूव करेगा, पूरा बेबी ऐसे मूव करेगा कि उसके शोल्डर पोस्टीरियर और एंटीरियर डायरेक्शन में आ जाए। सिर्फ उसका हेड नेक से ऐसे रोटेशन नहीं होगा, पूरा बेबी ऐसे कंप्लीटली ऐसे रोटेट हो जाएगा। सो उसके जो शोल्डर्स है वो एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में आ जाएंगे फ्रॉम द ट्रांसवर्स पोजीशन। और एंटीरियर पोस्टीरियर पोजीशन में आने के बाद पहला शोल्डर कौन सा निकलता है, जो एंटीरियर सिम्फाइसिस प्यूबिस तरफ है वो पहला निकलेगा। एंटीरियर साइड जो शोल्डर है वो पहले निकलता है आफ्टर डिलीवरी ऑफ एंटीरियर शोल्डर। जो पीछे का सेक्रम की तरफ का शोल्डर है, दैट इज द पोस्टीरियर शोल्डर, वो निकलेगा। वो कोई भी है, अगर बेबी ऐसे है तो पहला जो एंटीरियर साइड है मदर के सिम्फाइसिस प्यूबिस तरफ, सो वो लेफ्ट है तो लेफ्ट निकलेगा। अगर बेबी ऐसे है तो भी एंटीरियर साइड राइट है। सो हमें शोल्डर याद नहीं रखना है कि लेफ्ट और राइट शोल्डर निकलेगा, पहले एंटीरियर वाला निकलता है। जो भी सिम्फाइसिस प्यूबिस आगे जो शोल्डर होता है वो पहले डिलीवर होता है, देन उसके बाद जो नीचे की तरफ है पोस्टीरियर साइड है टुवर्ड्स द सेक्रम, वो सेकंड निकलेगा। अंडरस्टूड? यस और नो? यस हाँ, एंड देन एक्सपल्शन। एक्सपल्शन मतलब अभी पूरी, एक बार शोल्डर्स डिलीवर हो गए सो पूरी बॉडी अभी निकल जाएगी। सो एक्सपल्शन इज द बर्थ ऑफ द एंटायर बॉडी। अंडरस्टूड द मैकेनिज्म ऑफ लेबर कैसे होता है? आपको समझना है सिर्फ, देयर इज नो नीड टू रिमेम्बर दिस थिंग, आपको समझना है कि कैसे होता है, नॉर्मल प्रोसेस कैसे होती है। ओके, सो आपको कैसे पता चलेगा मैकेनिज्म ऑफ लेबर? लेबर हो गया है, लेबर का असेसमेंट करना पड़ता है कि कितना लेबर एडवांस हुआ, बेबी नीचे आ रहा है या नहीं, बेबी बीच में अटक तो नहीं गया है, क्या प्रॉब्लम है। सो यू हैव टू डू द असेसमेंट व्हाइल द फीमेल इज इन लेबर। सो क्या असेस करोगे आप, क्या आपको चीजें असेसमेंट करनी है, क्या ध्यान रखना है? सो लाइटनिंग और ड्रॉपिंग। कैसे पता चलेगा कि मदर को अभी लेबर स्टार्ट हो रहा है? सो द मदर विल फील लाइटनिंग और ड्रॉपिंग. It is also known as engagement and occurs when the fetus descends into the pelvis about 2 weeks before birth. Lightening or dropping is most noticeable in first pregnancy. बर्थ होने वाला होता है उसके 2 वीक पहले, मतलब मैंने बोला था कि अराउंड 36 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, नॉर्मली 37 वीक इज टर्म, आफ्टर 37 वीक डिलीवरी होती है। सो 2 वीक पहले, सो 35 या 36 वीक्स पर बेबी डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है, तो मदर को ऐसा लगता है कि हाँ रिलीफ हुआ, कुछ नीचे गया। सो फर्स्ट प्रेगनेंसी में वो बहुत नोटिसेबल है, सेकेंड प्रेगनेंसी में मदर को इतना नोटिस नहीं होगा कि हाँ देयर इज अ लाइटनिंग हो रहा है, ऐसा नोटिस नहीं होता है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में नोटिसेबल होता है। तो बेबी 2 वीक्स पहले, बिफोर बर्थ 2 वीक्स पहले ही ऐसे नीचे आना स्टार्ट कर देता है, डिसेंड होना स्टार्ट हो जाता है। सो मदर को लाइटनिंग फील होगा। सो दैट इंडिकेट्स कि हाँ अभी मदर का लेबर कभी भी हो सकता है, इन 2 वीक्स कभी भी उसको डिलीवरी होगी, लेबर स्टार्ट हो जाएगा। Braxton Hicks contraction increases. Braxton Hicks contraction painless infrequent contractions, तो वो भी अभी इंक्रीज हो रहे हैं। The vaginal mucosa is congested and the vaginal discharge increase. वजाइनल जो म्यूकोजा है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन है, वो कंजेस्ट हो जाती है एंड उसका डिस्चार्ज भी अभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है धीरे धीरे। ब्राउनिश और ब्लड टिंग्ड सर्वाइकल म्यूकस इज पास्ट। हमें पता था कि सर्विक्स क्लोज होता है ड्यूरिंग 9 मंथ्स, सर्विक्स के आगे एक म्यूकस प्लग,
एक फिट हो जाता है म्यूकस प्लग्स जो अंदर सब होल्ड करके रखता है। सो पहले वो म्यूकस प्लग निकल जाएगा, जैसे ही म्यूकस प्लग निकलता है वो मेम्ब्रेन अगर रप्चर हो गई है तो एमनियोटिक फ्लूइड भी बाहर आ जाएगा। सो पहले वो म्यूकस प्लग जो प्लग हो गया था वो निकलेगा। सो जैसे सर्वाइकल म्यूकस पास होता है तो मदर को ऐसे ब्राउन और ब्लड टिंग सर्वाइकल म्यूकस दिखेगा कि वो म्यूकस जो प्लग था वो निकल गया है। The cervix ripens, becomes soft and partially effaced and may begin to dilate. Yes, धीरे धीरे जैसे ही लेबर स्टार्ट होगा सर्विक्स राइप हो गया है, मतलब एकदम सॉफ्ट हो गया है, एंड धीरे धीरे वो इफेस्ट होना स्टार्ट हो गया, मतलब धीरे धीरे अभी शॉर्ट हो रहा है और ऐसे थीन होना स्टार्ट हो गया और धीरे धीरे वो डायलेट होगा। The pregnant client has a sudden burst of energy, also known as nesting, often 24 to 48 hours before the onset of labor. Yes, लेबर स्टार्ट होने से पहले, ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट होने से 24 या 48 घंटे पहले, मतलब 1 या 2 दिन पहले मदर को ऐसा फील होगा कि शी हैज सो मच ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी उसमें आ गई है, मदर को वैसा फील होगा। एंड उसको हम नेस्टिंग भी बोलते हैं बिकॉज ये नॉर्मली होता है, बिकॉज जब लेबर होगा तो मदर को बहुत सारी एनर्जी लगानी है टू पुश द बेबी। सो मदर को 1 या 2 दिन पहले ही ऐसा फील हो जाएगा कि उसमें बहुत सारी एनर्जी आ गई है। Weight loss of 1 to 3 pound results from fluid shift produced by the changes in the progesterone and estrogen levels 24 to 48 hours before the onset of labor. Yes, 1 या 2 दिन पहले वेट चेंजेस भी होते हैं और वेट लॉस होता है, उसमें 1 से 3 पाउंड जितना वेट लॉस हो जाएगा। क्यों लॉस हो रहा है? सो पूरा फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है। नाउ डिलीवर होने वाला है बेबी, सो प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाएगा, तभी वो अंदर की बाहर आ सकती है, डिलीवर हो सकता है। सो जो इम्बैलेंस हो रहा है, चेंज हो रहा है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन लेवल में 1 या 2 दिन पहले से, उसकी वजह से मदर का वेट लॉस हो रहा है, फ्लूइड शिफ्ट हो रहा है और उसकी वजह से इनडायरेक्टली वेट लॉस हो रहा है। स्पॉन्टेनियस रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन अकर्स, म्यूकस प्लग तो निकल गया था, वो ऑलरेडी जो सर्विक्स का प्लग था जिसने होल्ड करके रखा था, सर्विक्स को क्लोज करके रखा था, वो निकल गया है। अब कभी भी जो मेम्ब्रेन है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो पूरी है, वो कभी भी रप्चर हो सकती है, एंड जैसे ही रप्चर होगी देयर विल बी सडन गश ऑफ फ्लूइड निकलना स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस आर द असेसमेंट फाइंडिंग्स, जिससे आपको पता चल सकता है कि हाँ मदर इज हैविंग अ लेबर स्टार्ट होने वाला है, कभी भी मदर को स्टार्ट हो जाएगा। नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई कि मदर को ट्रू लेबर पेन है या फॉल्स लेबर पेन है। सो वी हैव टू स्टडी व्हाट इज लेबर एंड व्हाट इज फॉल्स लेबर। ट्रू लेबर मतलब क्या? सो कॉन्ट्रैक्शन मे मैनिफेस्ट एज अ बैक पेन, ये याद रखो। In some clients, contraction often resembles to menstrual cramp during early labor. True labor कैसे पता चलेगा? तो जो फीमेल होती है उसको कॉन्ट्रैक्शंस ऐसा लगेगा कि बैक में हो रहा है, मदर को ऐसा फील होगा कि बैक में से ऐसे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, यूट्रस पर आ रहे हैं। सो मदर को बहुत सीवियर बैक पेन होता है। एंड वो जो क्रैम्प्स थे वो कैसे होंगे? जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स फीमेल को आता है, जो कैसा पेन होता है, सेम लाइक दैट अर्ली, जैसे ही लेबर स्टार्ट होगा तो मदर को ऐसा फील होगा कि क्रैम्प्स आ रहे हैं। ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज जो क्रैम्प्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट होता है यूट्रस, एंड जो भी एंडोमेट्रियम है वो शेड होने के लिए आता है ऑक्सीटोसिन की वजह से। सो सेम जैसे मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प्स आते थे वैसे क्रैम्प्स मदर को फील होंगे। सो दिस इंडिकेट्स कि दिस इज द ट्रू लेबर स्टार्ट हुआ है। लेट्स सी बॉक्स 24.3। ओके, वो हम बाद में देखेंगे आफ्टर स्टडिंग फॉल्स लेबर, दोनों का डिफरेंस है तो बाद में देखेंगे। ऑल्सो फॉल्स लेबर, ट्रू लेबर हमें पता चल गया कि उसमें बैक पेन होता है एंड कॉन्ट्रैक्शंस कैसे होंगे स्टार्टिंग में, सो जैसे मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स आते हैं वैसे ही। फॉल्स लेबर क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोड्रोमल लेबर और कॉन्ट्रैक्शंस आर फेल्ट इन द एब्डोमेन एंड ग्रोइन एंड मे बी अनोइंग दैट पेनफुल। यहाँ पर ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शंस कहाँ पर फील होते थे मदर को, पेन कहाँ पर होता था? बैक में। इसमें जो कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं तो वो कहाँ पर फील होंगे मदर को? एब्डोमेन पर होंगे एंड ग्रोइन रीजन, मतलब इनर थाइज वाला जो रीजन है, जैसे ही जेनिटल रीजन खत्म होता है और थाई स्टार्ट होती है, सो ग्रोइन रीजन में और एब्डोमेन रीजन में कॉन्ट्रैक्शंस फील होंगे मदर को। और ये पेनफुल नहीं है बट अनोइंग है, मदर को इरिटेट कर रही है कि ये क्या हो रहा है, मदर को पेन नहीं हो रहा है। ट्रू लेबर में मदर को पेन होगा बट इसमें दिस कॉन्ट्रैक्शंस आर अनोइंग
and they are not painful, so they are annoying then painful इतने नहीं है, but these are annoying, मदर को इरिटेशन हो रहा है ये कॉन्ट्रेक्शन से. This is the very important point that you have to remember. In true labor, contraction increases in the duration and intensity, and cervical dilation and effacement are progressive. हाँ, ट्रू लेबर एंड फॉल्स लेबर के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा. आपको ऐसे सिनारियो दिया जाएगा कि मदर कॉन्ट्रेक्शंस की कंप्लेन लेके हॉस्पिटल में आई, आपने चेक किया, मदर के साइन एंड सिम्टम्स ऐसे थे कि कॉन्ट्रेक्शन की इंटेंसिटी सेम थी, इतने टाइम में वो इंक्रीज भी नहीं हुई, मदर को पेन नहीं हुआ. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है. अगर ट्रू लेबर है सो यू हैव टू कीप द फीमेल रेडी फॉर डिलीवरी. फॉल्स लेबर है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है. पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये ट्रू लेबर है फॉल्स लेबर है? सो बाय रिमेम्बरिंग दिस, इस पर से क्वेश्चन आ सकते हैं. सो ट्रू लेबर मतलब क्या कि कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट तो हो गए हैं, बट वो धीरे धीरे इंक्रीज होंगे इन द ड्यूरेशन. ड्यूरेशन में इंक्रीज होना मतलब व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीज इन द ड्यूरेशन? टाइम साथ इंटेंसिटी बढ़ती है. टाइम होने होता हम. यस, पहले वो जो कॉन्ट्रेक्शंस आते थे वो 5 सेकेंड्स के लिए आते थे, फिर धीरे धीरे 6 सेकेंड, 7 सेकेंड, 8 सेकेंड. सो उसकी ड्यूरेशन बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी. 5 सेकेंड्स के लिए जो आते थे तो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, फिर धीरे धीरे वो टाइम भी उसने बढ़ाया, 6 सेकेंड तक कॉन्ट्रेक्शन चालू है और उसकी इंटेंसिटी भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. तो जो ट्रू लेबर है उसमें कॉन्ट्रेक्शन का ड्यूरेशन भी बढ़ता है, धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती है, एंड अलोंग विद दैट सर्विक्स भी डायलेट होगा, इफेसमेंट भी होगा. सो पहले इफेसमेंट होता है फिर डायलेशन होता है, तो वो दोनों भी प्रोग्रेसिव है विद द एंगेजमेंट एंड डिसेंट ऑफ द फीटस. ये सब होता है तो फीटस भी धीरे धीरे एंगेज एंड डिसेंट होता है. वेदर फॉल्स लेबर में क्या होगा? इन द फॉल्स लेबर कॉन्ट्रेक्शंस आर इरेगुलर एंड डू नॉट प्रोड्यूस डायलेशंस. कॉन्ट्रेक्शंस एकदम इरेगुलर है, पहले 5 सेकेंड के लिए आए, फिर दूसरी बार 10 सेकेंड के लिए आए, फिर से आए तो 6 सेकेंड के लिए आए. सो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज नहीं हो रहा है, एकदम इरेगुलर है. और वो कॉन्ट्रेक्शंस की वजह से डायलेशन भी नहीं हो रहा है, इफेसमेंट भी नहीं हो रहा है, या डिसेंट भी नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है. सो दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू रिमेम्बर. अगर क्वेश्चन में आए, आपने मदर का असेसमेंट किया और पता चला कि देयर आर इरेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस एंड उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ नहीं रही है, इंटेंसिटी भी नहीं बढ़ रही है, सो इट इंडिकेट्स कि मदर राइट नाउ इट्स इन false labor. No need to prepare the mother for vaginal delivery. अगर true labor में है तो आपको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करना है. So let's see the difference of true labor versus false labor. So true labor में क्या होता है? So contractions are regular, not irregular. वो gradually increase होते हैं and become stronger, last longer and occurs close together. Yes. ड्यूरेशन और इंटेंसिटी तो बढ़ती है. बिकम स्ट्रॉन्गर मतलब इंटेंसिटी बढ़ना, लास्ट लॉन्गर मतलब ड्यूरेशन बढ़ना, पहले 5, 6, 7, 8 सेकेंड तक आए. एंड क्लोज टुगेदर मतलब क्या कि पहले एक कॉन्ट्रेक्शन आया, चलो 10 सेकेंड का एक कॉन्ट्रेक्शन आया, फिर 15 सेकेंड का ब्रेक हुआ बीच में और फिर से 10 सेकेंड का कॉन्ट्रेक्शन आया. सो जैसे जैसे ट्रू लेबर बढ़ेगा ये जो टाइम है वो कम होता जाएगा. सो फिर क्या होगा? फिर 15 सेकेंड का एक कॉन्ट्रेक्शन आया और फिर 5 सेकेंड का ही ब्रेक हुआ एंड फिर से 15 सेकेंड्स का कॉन्ट्रेक्शन आया. तो धीरे धीरे जो कॉन्ट्रेक्शन है वो एक दूसरे से नजदीक आ रहे हैं, जो बीच का गैप है वो कम हो रहा है. अंडरस्टूड माय पॉइंट? यस और नो? पता चला व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? हाँ. सो दिस इज द डिफरेंस. अगर आपको एग्जाम में ऐसा बोला कि मदर का फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन जो आया था वो टाइम के साथ दिया था कि फॉर एग्जांपल 10 o'clock को फर्स्ट कॉन्ट्रेक्शन आया विच लास्ट फॉर 15 सेकेंड्स, फिर 10:15 को फिर से एक कॉन्ट्रेक्शन आया, फिर धीरे धीरे वो टाइम कम हो रहा है, बीच का जो टाइम है वो कम हो रहा है. सो इट इंडिकेट्स मदर इज हैविंग अ ट्रू लेबर. धीरे धीरे टाइम कम हो रहा है, दो कॉन्ट्रेक्शंस के बीच का जो टाइम है वो कम हो रहा है एंड कॉन्ट्रेक्शंस की टाइम भी इंक्रीज हो रहा है. लाइक बिटवीन द टाइम कॉन्ट्रेक्शन वो टाइम कम होगा बट कॉन्ट्रेक्शन का जो टाइम है वो ड्यूरेशन इंक्रीज होगा धीरे धीरे एंड उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ेगा. सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट आर प्रोग्रेसिव. धीरे धीरे सर्विक्स इफेस होना स्टार्ट हो जाता है, शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे एक कीन हो जाएगा और डायलेशन भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा. द फीटस यूजुअली बिकम्स एंगेज इन द पेल्विस एंड बिगिंस टू डिसेंड. ट्रू लेबर में फीटस नीचे आ जाता है, एंगेजमेंट हो जाती है एंड धीरे धीरे वो डिसेंड करना स्टार्ट कर देता है. What is false labor? So false labor में क्या होगा? So false labor does not produce dilation, effacement और descent. False labor आता है तो उसमें तो पहले तो contractions एकदम irregular होते हैं, उसकी strength भी नहीं बढ़ती, उसकी duration भी नहीं बढ़ेगी
एंड ऐसा भी नहीं होगा कि दोनों कॉन्ट्रेक्शंस नजदीक आएंगे, पहला कॉन्ट्रेक्शन धीरे धीरे टाइम भी दोनों में कम होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। और फॉल्स लेबर में देयर इज नो डायलेशन, नो इफेसमेंट, नो डिसेंट, द कॉन्ट्रेक्शंस आर इरेगुलर विदाउट प्रोग्रेशन, कुछ भी प्रोग्रेशन नहीं होता है। एक्टिविटी सच एज वॉकिंग ऑफन रिलीव्स द फॉल्स लेबर। यस, अगर मदर को पेन होना स्टार्ट हो गया है, सो अगर मदर वॉक करती है और पेन में रिलीफ होता है, तो मदर को भी पता चल जाएगा कि दिस आर द फॉल्स कॉन्ट्रेक्शन, फॉल्स लेबर। पर अगर चलने से भी वो रिलीव नहीं हो रहा है, सो मदर को पता चल जाएगा कि ना, दिस इज नॉट अ फॉल्स लेबर, दिस इज ट्रू लेबर। सो दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। लेट्स सी एन एग्जांपल कि आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो इफ अ प्रेग्नेंट क्लाइंट, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। If a pregnant client has been sleeping and wakes up with a contraction, gets up and moves around, and the contraction becomes stronger and closer together, इसका मतलब क्या है? मदर सो रही थी, स्लीपिंग, और अचानक उसको कॉन्ट्रेक्शन पेन हुआ, सो अचानक वो उठ गई, उठकर उसने बेड से वो उतरी एंड उसने स्टार्ट कर दिया मूविंग अराउंड, उसने वॉकिंग स्टार्ट कर दिया। बट कॉन्ट्रेक्शन तो स्ट्रांग हो रहे थे और एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे, तो व्हाट डज इट इंडिकेट? True labor. ट्रू True लेबर। labor. हाँ, but if the contraction goes away with the walking, then this indicates It's false. false labor. Yes. So this is how आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये तो सिंपल था, बट ऐसा क्वेश्चन होता है कि हॉस्पिटल में आई, मदर को पता नहीं चला कि ये ट्रू लेबर है, फॉल्स लेबर है, तो वो हॉस्पिटल में आ गई, उसको डर लगा, कॉन्ट्रेक्शन स्टार्ट हुए, फिर आपने सब चेक किया, उसकी इंटेंसिटी और वो सब चेक की, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये कौन सा लेबर है। एंड अकॉर्डिंग टू दैट, आपको सिर्फ क्वेश्चन इतने इजी नहीं होंगे कि सिर्फ आपको उतना ही आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर इट इज ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर। वो आइडेंटिफाई करने के बाद क्या इंटरवेंशंस लोगे, दैट वुड बी इन द ऑप्शंस। ऑप्शंस में इंटरवेंशंस होंगे, तो आपको पता चलना चाहिए कि ट्रू लेबर है या फॉल्स लेबर है। अकॉर्डिंग टू दैट यू विल टेक द इंटरवेंशंस। अंडरस्टूड? Yes. Okay. Next is Leopold's maneuvers. What is Leopold's maneuver? આ જે એન્ટીપાર્ટમમાં મધરને આપણે મતલબ ચેક કરીએ છીએ કે પ્રેઝન્ટેશન કર્યું છે ને એ બધું हाँ, that is yes. So कितने Leopold's maneuver हम यूज करते थे, ओबीजी में पढ़ा था? 3 फोर मैन्युअल्स थे। हम अलग अलग डायरेक्शन में हेड रख के आइडेंटिफाई करते थे, एंड लास्ट चेक करते थे कि देयर इज एंगेजमेंट हुआ है, डिसेंट हुआ है या नहीं। सो मदर के पेल्विस की तरफ हम बेबी का हेड बाहर से पकड़ के ऐसे मूव करते थे। अगर वो इजीली हमारे हाथ में आकर मूव कर रहा है, उसका मतलब अभी भी वो पेल्विस में एंटर नहीं हुआ है, एंड यू कैन नॉट ग्रैब इट एंड मूव इट, सो इसका मतलब कि हेड पेल्विस में एंटर हो गया। सो 4 लियोपोल्ड्स मैन्युअर हम यूज करके बेबी की पोजीशन आइडेंटिफाई करते थे कि कौन सी पोजीशन में है, अगर उसका डिसेंट हुआ है या नहीं, एंगेज पेल्विस में एंटर हो गया है या नहीं, वो सब हम आइडेंटिफाई करते थे। सो मेथड्स ऑफ पाल्पेशन, लियोपोल्ड्स मैन्युअर क्या है? सो इट इज अ मेथड्स, 4 मेथड्स basically. There are 4 methods of palpation to determine the presentation, position of the fetus and aids in the location of fetal heart sound. आपको पोजीशन पता चलेगी तो आपको पता चलेगा कि फीटस के हार्ट साउंड आपको कहां पर सुनने हैं, कहां पर आपको फीटोस्कोप रखना है। लियोपोल्ड मैन्युअर से ही पता चलेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द यूट्रस, आपको पता चला कि बेबी का हेड यहाँ पर है, लेग्स यहाँ पर है, चलो प्रेजेंटेशन पता चल गया, पर उसकी पोजीशन भी पता चलनी पड़ेगी ना, कि यहाँ पर बैक है और यहाँ पर हैंड्स एंड लेग्स है। सो आप फीटोस्कोप कहां पर रखोगे? राइट साइड रखोगे कि लेफ्ट साइड? લેફ્ટ સાઈડ लेफ्ट साइड, यस। फीटोस्कोप बेबी की बैक साइड हम रखते हैं, तभी हमें उसके हार्ट साउंड्स पता चलते हैं। सो लियोपोल्ड्स मैन्युअर से हमें दिस इज द मेथड ऑफ पाल्पेशन, जिससे हमको प्रेजेंटेशन पता चलेगी, पोजीशन पता चलेगी, जिससे हमें हेल्प मिल सके कि फीटल हार्ट साउंड कहां पर सुनने हैं। इससे आपको वो भी पता चल जाता है, लास्ट जो मेथड थी उससे आई गेस उसको पॉलीग्रिप कहते थे, तो उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ बेबी का डिसेंट हुआ है या नहीं। सो इफ द हेड इज इन द फंडस, a hard round movable object is felt. जब ऐसे पाल्पेशन करोगे तो अगर हेड फंडस की तरफ होगा, ब्रीच प्रेजेंटेशन है, दिस इज द यूट्रस एंड ये हेड यहाँ पर है, तो जब भी आप फंडस के ऊपर पाल्पेट करोगे, एक आपको हार्ड गोल राउंड मूविंग ऑब्जेक्ट फील होगा, एंड बटक्स फील सॉफ्ट एंड हैव अ इरेगुलर शेप एंड आर मोस्ट डिफिकल्ट टू मूव। यस, हेड आप ऐसे पकड़ के मूव कर सकते हो, बट अगर आपको फंडस पर
राउंड फील हो रहा है, कुछ ऐसे गोल फील हो रहा है और आप पकड़ के ऐसे मूव कर रहे हो तो आपको समझना है कि हेड फंडस की तरफ है। बट अगर आपको इरेगुलर स्मूथ शेप फील हो रहा है विच यू कैन नॉट होल्ड और मूव, तो आपको समझना है ये कौन सा पार्ट है, बटक्स है, नॉट द हेड। सो उससे आपको प्रेजेंटेशन पता चल गया कि सिफेलिक है या ब्रीच है। द fetus is back, which is smooth, hard surface should be felt on one side of the abdomen. Yes. पहले आपने फंडस पर पाल्पेशन किया, फिर आप साइड टू साइड पाल्पेट करोगे। जिस साइड आपको एकदम स्मूथ रेगुलर हार्ड सरफेस फील होती है उस साइड समझना है यहाँ पर फीटस की बैक है। अगर आपको इरेगुलर फील होता है, लाइक इरेगुलर नॉब्स, लम्प्स विच में बी हैंड, फीट, एल्बो, नी, कुछ भी हो सकता है। अगर आपने एक साइड मदर की एक साइड पर यहाँ पर आपने पाल्पेट किया लेफ्ट एंड राइट साइड, तो जिस साइड आपको स्मूथ एकदम हार्ड एकदम रेगुलर एक ही कर्वेचर में है ऐसा फील हो रहा है तो आपको समझना है कि यहाँ पर बेबी की बैक है। अगर आपको इरेगुलर ऐसे लम्प्स जैसे फील हो रहे हैं, उसकी एक एल्बो का होगा, नी, हैंड्स, कुछ भी होगा, बट वो ऐसे स्मूथ रेगुलर नहीं होगा, देयर विल बी इरेगुलर नॉब्स एंड लम्प्स फील हो रहा है, तो वो समझना है कि वो बेबी के लिम्स है। तो आपको फीटोस्कोप उसकी ऑपोजिट जगह पर रखना होगा, एंड एक जगह पर स्मूथ फील हो रहा है तो दूसरी जगह पर उसकी ऑपोजिट साइड आपको ये इरेगुलर फील होगा। तो आपको फीटोस्कोप कहाँ पर रखना है, जहां पर आपको हार्ड स्मूथ सरफेस फील हुई वहां पर आपको फीटोस्कोप रखना पड़ेगा। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट इज ब्रीथिंग टेक्निक्स। ब्रीथिंग टेक्निक्स मतलब आपने देखा होगा, कभी आपने अगर ओबीजी में मदर की डिलीवरी होते हुए देखा होगा तो डॉक्टर उसको बोलते हैं ब्रीथिंग टेक्निक यूज करते हैं ड्यूरिंग द लेबर कि मदर को रिलीफ हो। सो ब्रीथिंग टेक्निक्स प्रोवाइड्स द फोकस ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शंस इंटरफियरिंग विद पेन सेंसरी ट्रांसमिशन। यस, मदर को पेन हो रहा है और मदर को अगर आप ड्यूरिंग दैट लेबर अगर आप ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करवाते हो, सो मदर फोकस करती है कॉन्ट्रैक्शंस पर। हाँ, वो उसको अभी टेम्पररी पीरियड के लिए वो पेन सेंसेशंस ऐसे जो है वो फॉरगेट करके वो ब्रीथिंग टेक्निक्स पर फोकस करवाना है हमें। इट प्रमोट्स रिलैक्सेशन एंड ऑक्सीजनेशन। अगर ब्रीथिंग प्रोसेस आप लेबर में कराओगे तो मदर रिलैक्स भी होगी एंड ब्रीथिंग करने से ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगा, सो ऑक्सीजनेशन भी प्रमोट कर सकते हैं हम ड्यूरिंग द लेबर एंड रिलैक्सेशन भी हम दे सकते हैं मदर को। Begin with a simple breathing patterns and progress to more complex one as needed. स्टार्टिंग में जैसे ही लेबर स्टार्ट हो गया सो नॉर्मल ब्रीथिंग टेक्निक यूज करती है, बट जैसे जैसे लेबर प्रोग्रेस होता है हम कॉम्प्लेक्स ब्रीथिंग टेक्निक्स यूज करते हैं। लेट्स सी बॉक्स 24.4 टू अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग टेक्निक्स। आई एम गोइंग टू शो यू, मतलब मैं करके दिखाती हूँ कि कैसा करेगी मदर। ओके, सो फर्स्ट स्टेज, लेबर के फर्स्ट स्टेज में है मदर, देर आर मेनली 4 स्टेजेस, बट फर्स्ट स्टेज में है तो कैसा ब्रीथिंग करती है मदर, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीथिंग। फर्स्ट इज क्लींजिंग ब्रीथिंग, क्लींजिंग ब्रीथ। उसमें क्या करेगी मदर, ईच कॉन्ट्रैक्शन बिगिंस एंड एंड्स विथ अ डीप इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन। कॉन्ट्रैक्शन आया मदर को, मदर ने इनहेल किया, कॉन्ट्रैक्शन एंड हुआ, मदर ने एक्सहेल किया, तो जस्ट नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सहेल करेगी ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आता है मदर डीपली इनहेल करेगी, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन एंड हो रहा है मदर डीप ऐसे पूरा एक्सहेल करेगी। सो दिस इज द क्लींजिंग ब्रीथ। अंडरस्टूड? यस और नो? हाँ। सेकेंड इज स्लो पेस्ड ब्रीथिंग। स्लो पेस्ड ब्रीथिंग, पेस्ट मतलब स्पीड, तो स्लो स्पीड ब्रीथिंग करना है तो मतलब क्या, सो स्लो पेस्ड ब्रीथिंग प्रमोट्स रिलैक्सेशन। स्लो पेस्ड ब्रीथिंग से मदर ज्यादा रिलैक्स होती है। कैसे करना है, सो स्लो पेस्ड ब्रीथिंग इज यूज्ड फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल ड्यूरिंग लेबर। यस, जितना हो सके पूरा लेबर स्लो पेस्ड ब्रीथिंग से करवाना है। सो जो हम नॉर्मली करते हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, एकदम स्लोली स्लोली। ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन आया तब इनहेल किया, कॉन्ट्रैक्शन गया तब एक्सहेल किया, ऐसा नहीं। उसको जैसे करना है अपनी स्पीड से स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल मदर करती रहेगी, जस्ट लाइक दैट। सो दैट इज स्लो पेस्ड ब्रीथिंग। नेक्स्ट इज मॉडिफाइड पेस्ड ब्रीथिंग। उसमें क्या करेगी मदर, so modified paced breathing is used when the slow paced breathing is no longer effective. स्लो पेस ब्रीथिंग से पूरी लेबर के वक्त मदर रिलैक्स रहती है, बट वो इफेक्टिव नहीं है। स्लो पेस ब्रीथिंग आप यूज करवा रहे थे मदर में, फिर भी मदर रिलैक्स नहीं हुई, तब आप मॉडिफाइड पेस ब्रीथिंग यूज कराओगे। मॉडिफाइड पेस मतलब
आपने मॉडिफाई किया उसकी स्पीड में, पेस्ट मतलब स्पीड, तो उसके पेस में मॉडिफिकेशन की। सो कैसे करेगी मदर ब्रीथिंग? सो ब्रीथिंग इज शैलो एंड फास्ट। सो मदर ऐसे शैलो ब्रीथ लेगी, डीप ब्रीथ नहीं लेगी, ऐसे फटाफट करेगी और थोड़ा थोड़ा ब्रीथ करेगी। यू कैन सी मी, पूरा पूरा ब्रीथ नहीं कर रही है मदर, शैलो ब्रीथिंग ले रही है एंड फटाफट एक्सेल भी कर रही है एंड फास्ट कर रही है। कैन यू हियर मी? मैं इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं? हाउ आई एम ब्रीथिंग? सो दिस इज द मॉडिफाइड पेस ब्रीथिंग। डीप इनहेल नहीं कर रही है, शैलो कर रही है, फास्ट कर रही है। नेक्स्ट इज पैटर्न पेस्ड ब्रीथिंग। पैटर्न पेस्ड ब्रीथिंग में क्या होगा? सो पैटर्न पेस्ड ब्रीथिंग समटाइम इज रिफर्ड एज पेंट ब्लो। इसका दूसरा नाम क्या है? पैटर्न पेस्ड ब्रीथिंग का दूसरा नाम है पेंट ब्लो ब्रीथिंग। उसमें क्या करती है मदर? आफ्टर अ सर्टेन नंबर्स ऑफ मॉडिफाइड पेस ब्रीथिंग। मॉडिफाइड पेस ब्रीथिंग में मदर कैसे ब्रीथ कर रही थी? Shallow and fast. हाँ, सो मदर ने थोड़े नंबर ऑफ शैलो एंड फास्ट ब्रीथिंग किए, उसके बाद द क्लाइंट एक्सेल्स विथ अ स्लाइड ब्लो एंड देन बिगिंस मॉडिफाइड पेस ब्रीथिंग अगेन। सी मी, मुझे देखो मैं कैसे ब्रीथ कर रही हूँ, जस्ट लाइक दिस। तो पता चला मदर ऐसे फास्ट ब्रीथ कर रही है, इनहेल एक्सेल कर रही है, एंड थोड़ी देर बाद मदर ऐसे थोड़ा ब्लो करेगी, एक्सेल करेगी, फिर से शैलो एंड फास्ट ब्रीथिंग स्टार्ट कर देगी। आई एम अगेन शोइंग यू, जस्ट सी मी। पता चला? Yes, ma'am. So mother, this is how mother will breathe during labor. Next breathing pattern, that is breathing to prevent the pushing. Pushing prevent करने के लिए जो breathe कर रही है, that is the name. The client blows repeatedly using short puffs when the urge to push is strong. मतलब मदर को ऐसे फील हो रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है कि मदर को पुश करना है। सो ड्यूरिंग दैट स्ट्रॉन्ग अर्ज मदर क्या करेगी? ब्लो करेगी। लाइक मदर को जब भी ऐसे जोर लगाना है, बेबी को पुश करना है, स्ट्रॉन्ग पुश की अर्ज है, तब मदर ऐसे ऐसे पुश करेगी। सो मदर को थोड़ा रिलैक्सेशन फील हो, ज्यादा पेन ना हो। सो मदर ऐसे ऐसे पफ करके ब्लो आउट करेगी, एक्सहेल करेगी। सो दिस इज द ब्रीथिंग टू प्रिवेंट द पुशिंग। थोड़ा पुशिंग में रिलैक्स हो, पुशिंग में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत पेन होता है, सो तब मदर जब भी ऐसे ब्लो करती है तो ऐसे ब्रीथिंग टू प्रिवेंट द पुशिंग टाइप ऑफ टेक्निक कहलाती है। तो दिस इज हाउ मदर ब्रीथ्स ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये सारी मदर में आप यूज नहीं करोगे, इतनी टेक्निक्स है, मदर जिसमें भी कंफर्टेबल होगी आप वो टेक्निक यूज करवा सकते हो, बट दिस आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, ब्रीथिंग टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज में मदर कैसे ब्रीथ करती है? सो सेवरल वेरिएशन ऑफ ब्रीथिंग कैन बी यूज्ड इन द पुशिंग स्टेज ऑफ लेबर एंड द क्लाइंट मे ग्रंट, ग्रोन, साई एंड मोन एज द क्लाइंट पुशेस। यस, आपने देखा होगा कि जब भी फीमेल पुश करती है सो डिफरेंट साउंड्स निकालती है। क्लाइंट ऐसे ग्रंट भी कर सकती है, ग्रोन भी कर सकती है, ऐसे साई भी कर सकती है, लाइक ऐसे भी कर सकती है, एंड डिफरेंट मोर्निंग भी कर सकती है। शी कैन क्राई इन द पेन, ये सब चीजें कर सकती है। ऐसा होता है ड्यूरिंग पुशिंग। Prolonged breath holding while pushing with a closed glottis may result in decrease in cardiac output. If breath holding while pushing is used, the open glottis method or limited breath holding or less than 6 to 8 seconds should be done. Yes, आपने देखा होगा कि मदर जब पुश करती है तो कैसा होता है कि टेम्पररी वो ब्रीथिंग इनहेल करना स्टॉप कर देती है, पूरी एनर्जी पुशिंग में लगा देती है। सो माउथ भी ऐसे क्लोज करके, ग्लॉटिस यहाँ पर होता है, सो माउथ भी ऐसे क्लोज करके वो दम लगाकर पुश करती है एंड शी स्टॉप्स इनहेलिंग। सो अगर ऐसा करेगी मदर, पूरा ग्लोटिस माउथ क्लोज रख के स्टॉप करके इनहेलेशन भी नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो सकता है, बिकॉज ऑक्सीजन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कार्डियक आउटपुट। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी कैन डू, मदर को क्या बोल सकते हो कि माउथ ओपन रखो, भले इनहेल ना करो बट माउथ ओपन रखो एंड देन पुश द बेबी। सो ऐसे करने से क्या होगा, थोड़ा ब्रीथिंग चालू रहेगा, भले वो इनहेल नहीं कर रही है बट थोड़ी थोड़ी एयर अंदर चालू रही। या फिर आप क्या कर सकते हो, मदर को बोलना है कि 6 to 8 सेकेंड से ज्यादा होल्ड नहीं करनी है ब्रीथ, आफ्टर 6 to 8 सेकेंड्स यू हैव टू इनहेल। सो ऐसा करने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम नहीं होगा, ऑक्सीजन भी मिलता रहेगा। अंडरस्टूड?
Yes. So these are the breathing techniques that can be used during labor. Labor के वक्त ये different types of breathing techniques use की जाती है. Okay. So आज के लिए इतना ही रखते हैं. Fetal monitoring हम कल से देखेंगे. So what is your task? आज आपको अभी क्या करना है? What is your task now? Discuss करो. हाँ. So I want to ask you something. The day before yesterday कोई join हुआ था when you are doing group discussion? हाँ मैम. ओके. और आपने ग्रुप डिस्कशन किया था, आपको पता चल गया कैसे करना था? Yes or no? Okay. So I'm leaving the meeting. I'm making someone host. कौन है first? मैं उसको होस्ट बना देती हूँ. And you can do a group discussion. आपको अंदर अंदर डिस्कस करना है. You have to ऐसा नहीं कि मैंने अभी जो पढ़ा है सिर्फ वो ही डिस्कस कर सकते हो. आप दूसरे टॉपिक्स भी डिस्कस कर सकते हो कि ये टॉपिक का मतलब क्या है. अगर आपको लगता है कि एक स्टूडेंट ने रॉन्ग इंटरप्रेट किया और एक स्टूडेंट को पता है, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो. सो यू हैव टू डू द ग्रुप डिस्कशन. ओके. And yes, there is one another announcement for this Saturday and Sunday and next Saturday, Sunday, that is 19 and 20. So 12, 13 and 19, 20, there is no lecture. So Saturday, Sunday, 2 week के लिए आपका lecture नहीं होगा. So we will meet directly on. There will be lecture. There is no lecture for Saturday and Sunday. Okay. 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 मैडम एक और I'll drop a मैसेज message. हाँ, I'll drop the message, but I'm just giving you instructions in advance कि ये Saturday, Sunday and next Saturday, Sunday, that is 12, 13 and 19, 20, there is no online lecture of morning session, and we will directly meet on Monday. Okay. 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 Anisha, I'm making you the host and I'm leaving the meeting. Okay. બધાએ PDF જોઈ ને? આપણે બધા નામ શું કહેવાય કે એગ્રી છો આ ડિસ્કશન માટે બધા પોતપોતાની રીતે વાંચવું હોય તો પછી આપણે વાત કરી દઈએ મેડમ ને. હા, એમાં બી વાંધો નહીં. કોઈને છે અપોઝ કે ગ્રુપ ડિસ્કશન કરવું હોય કે પછી પોતાની રીતે વાંચવું હોય તો પછી આપણે મેડમ ને કહી દઈએ કે અમે એના કરતા પોતાની રીતે જ વાંચીશું પછી. એગ્રી બધા? બોલો તો કઈ પછી ખબર પડે નહીં તો આવી રીતે તો પછી નહીં મજા આવે. ટાઈમ જશે ખોટો આપણો. ગ્રુપ ડિસ્કશન થી કઈ બેનિફિટ થાય છે ખરો? એ જ તો કેમ કે પછી મજા ના આવે ગ્રુપ ડિસ્કશન. હમણાં રૂબરૂ બધા હોય તો વાંધો ના, આપણે ઓનલાઈન તકલીફ થઈ જાય. એજ તો છે, શેર કરવાનું બધું તકલીફ થાય ને. પ્રોબ્લેમ થાય છે. કશું કોઈની જોડે મને
શેર નથી માટે નહીં તો કરતા. બધા કેવું કરજો, કોઈ જો કશું બી મટીરિયલ હોય તો એકબીજા જો ગ્રુપમાં શેર કરવાનું, બસ બીજું શું, અને પછી રીડ કરી લે. હા એ રીતે કરીએ, બાકી તો નહીં તો આટલો 1 કલાક આપણો બગડે જ ને, નહીં તો રોજ એમ કરતા એટલું વાંચીએ તો હા આપણે. એ એ પેલું એ કરીએ કે છે ને આપડા આજે ઓનલાઈન ક્લાસ છે ને એનું એક ગ્રુપ બનાવી દઈએ હા અને પછી છે ને એમાં WhatsApp કોઈ બી બધા મટીરિયલ એકબીજાના મતલબ કોઈ ફ્રેન્ડ લોકો કે હમણાં પેલી રેલવેની ને એક્ઝામ આવવાની ને તો એની બી પ્રિપેરેશન બધા એકબીજાના right. નંબર તો એ સેવ લોકો કરી પાસે દો બી એટલે છે મટીરિયલ ને હોય એમ તો એ છે ને એકબીજા Right. શેર કરી દઈએ ને તો ચાલે એમ. બરાબર. સારું, તો હા, એ હમણાં રીતે કદાચ પેલા મેડમ જોઈન થાય ને તો એમને જ વાત કરી દઈશું, અર્પિતા મેડમ ને. હા તો હા બસ એ એવું મેમ ને કહેશું ને કે એક આપણું સ્ટુડન્ટ નું ગ્રુપ બનાવી દે ને તો એમાં આપણે કઈ બી મતલબ હોય ને કન્ટેન્ટ એમાં શેર આ કરી મોર્નિંગ શકીએ ગ્રુપ એમ. નું, આજે મોર્નિંગ બેચ છે ને એનું ગ્રુપ બનાવેલું છે, અનિશા એડમિન છે, એમાં જેને બી એડ થવાનું બાકી હોય ને તો અનિશાનો એને નંબર આપી દો તો તમને એડ કરી દે. ઓકે મારું ઓકે મારે પેન્ડિંગ છે. બાકી જ છે મને. આ તો જેને આ બી બાકી હોય ચેટ ને નંબર અનિશા સેન્ડ કરી દો. તો આ ચેટમાં નંબર સેન્ડ કરી દઈએ એટલે હા હા કરી દો. નામ સાથે એટલે ખ્યાલ આવી જાય. હા ઓકે. બધા પ્રિપેરેશન કઈ રીતે કરો છો? આ જે બુક્સ છે એમાંથી જ રીડિંગ કરો છો કે બુકમાંથી જ કરીએ છે. બુક ની બહારનું મેં હોતું બી નહીં. એટલે મીન્સ એવું નહીં કે આપણે આ બુક માંથી તો હમણાં રીડિંગ કરીએ છીએ પણ પેલું કેવું જે એક્ઝામ છે તો એમસીક્યુ બેઝ છે તો એમસીક્યુ ટાઈપ ક્વેશ્ચન મળે ને તો વધારે બેટર રહે એમ. તમારી જોડે યુવલ નું અસેસ નથી? છે મેં જોયું એમાં. હા તો આપણે જે બી ચેપ્ટર પૂરું થાય ને એના ક્વેશ્ચન કરીએ ને તો આપણને એટલીસ્ટ ખ્યાલ આવે કે કેવા ટાઈપના ક્વેશ્ચન પૂછે, શું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એવું બધું. મારી જોડે પીડીએફ છે 5000 ક્વેશ્ચન રુદ્રાની. તેની તો છે મારી જોડે સાની ગ્રુપમાં શેર કરું ને, રુદ્ર એકેડેમી છે ને એનક્લેક્સ બીજી ઓકે 5000 શેર કરજો ક્વેશ્ચન ની પીડીએફ પડી છે મારી જોડે. એવું. ઓકે તો શેર કરજો, અમારી જોડે હશે, મારી જોડે બી બીજી છે એ હું તમને શેર કરીશ ગ્રુપમાં. ઓનલાઈનમાં તો કેવું કઈ ડિસ્કશન એમ કરવામાં કઈ મજા ના આવે. બુક હોય ને તો વાંધો ના પછી આવે. હા અને એમ ફેસ ટુ ફેસ હોઈએ ને તો કરી શકીએ. આમાં તો કઈ રીતે કરવું? એજ તો. ડિસ્કશન કરીને ફાયદો શું થવાનો મને એ નહીં ખબર પડતી. આપણે ઇન્ડિવિજ્યુઅલી જે ભણાવ્યું એ રિવિઝન એક વખત આપણી જાતે કરીએ તો જ આપણને આવડવાનું. પેલું એ તો બદલાઈ નહીં. ડિબેટ તો છે ને, તમારે ડિસ્કશન કરવું પડે. જે ફેક્ટ છે એ આપણે મોડે કરવાનું, જાતે જ કરવું પડે. ડિસ્કશન કરીને આમાં શું મળવાનું? ડિસ્કશન તું ખોટો આપણો કલાક વેસ્ટ જતો રહે. એના કરતા જાતે કરી જ આગળ પડશે અને બધા જેની જોડે મટીરિયલ હોય એ મોકલતું રહે બધા એકબીજા.
આ ગ્રુપમાં તો એ આગળ પડે. સાચી વાત. હવે મતલબ મેમે એવું કીધેલું છે કે મતલબ 1 અવર ક્લાસ રહેશે ને 1 અવર ડિસ્કશન એવું હા મતલબ ડેઈલી એવું એમ. હા ડેલી એવું. ના ઓનલી 1 મંથ જ રહી ને. મેમને કઈ હા એના એટલે 1 એના મંથ કરતા તો સુધી. બેટર કે 2 અવર ક્લાસ લે એમ. ડિસ્કશનમાં તો કઈ બરાબર છે. યા તો પછી આપણે 1 અવર જાતે કરવું પડે. એ સારું પડે. હા એ સારું પડે. એવું હોય સન્ડે મેડમ જોડે વાત કરી લઈએ કે આ નથી અમને સુટેબલ થતું. હા એવું હમ કરીએ તો અમે લોકો મતલબ ગ્રુપમાં શેર કરશું જે બી હશે બધા પાસે તો એ રીતના અમે લોકો કરી લેશું એમ કહેશું. તો હું મેડમને કોલ કરીને વાત કરી લઉં. હા તો એવું કરો ને કરી. ઓકે હું લીવ કરું થોડી વાર વાત કરીને પછી કહી દઉં છું.